वेलकम करता हूं आपका आपके अपने ही चैनल AR डिजिटल पर। बीपीएससी टीआरई 4 के लिए रिवीजन बैच आज से शुरू हो रहा है। रिवीजन बैच का आज का ये पहला क्लास है, उर्दू अदब का क्लास है। आज के क्लास में हम और आप उर्दू अदब से रिलेटेड मारूजी सवालात पढ़ने वाले हैं। ये सारे के सारे सवालात एनसीईआरटी से होने वाले हैं। साथियों, हमारा रिवीजन बैच अगर आपने पढ़ लिया, याद कर लिया, तो यकीन मानिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ टीआरई 4 जिसकी सुगबुगाहट अब तेज़ हो गई है, आप अगर ये पढ़ लेंगे तो आपकी कामयाबी यकीनी होगी। शर्त यह है कि मेहनत से पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप कामयाब हो पाएंगे। इससे पहले कि हम अपने इस क्लास का बाकायदा और बाज़ाब्ता आगाज़ करें, तमाम साथियों को वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। और तमाम साथियों से गुजारिश करूँगा, प्लीज़ एक बार कंफर्म करा दीजिएगा हमारी आवाज़, हमारा ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है। और सारे लोग जुड़ जाइए। आगाज़ करें, तमाम साथियों को वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। और तमाम ठीक है, चेक कर लेता हूँ, साउंड बहुत कम है। कुछ साथी कह रहे हैं कि साउंड बहुत कम है। एक मिनट चेक कर लेता हूँ। चलिए, अब बताइएगा कि अब हमारी आवाज़ क्लियर है, हमारा साउंड क्लियर है। अब बता दीजिए कि अब हमारी आवाज़ क्लियर है। और तमाम साथी जुड़ जाइए क्योंकि बहुत कम लोग जुड़े हैं। अब बताइए, आवाज़ है तेज़? चलिए, अब बताइएगा कि अब हमारी आवाज़ क्लियर है। बता दीजिए कि अब हमारी आवाज़ तमाम साथी जुड़ जाइए क्योंकि बहुत कम लोग जुड़े हैं। अब बताइए, आवाज़ है तेज़? आपकी आवाज़ भी क्लियर है माशाल्लाह। मौलाना अफसर कासमी साहब, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम साथियों का। अब आवाज़ क्लियर है। आइए शुरू करते हैं और आज के क्लास का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के क्लास का बाज़ाब्ता और बाकायदा आगाज़ हुआ चाहता है। पहला सवाल हमारी और आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हिंदुस्तान में छोटी बड़ी तकरीबन कितनी ज़बानें बोली जाती हैं? हिंदुस्तान में छोटी बड़ी तकरीबन 600 ज़बानें, 700 ज़बानें, 800 ज़बानें, एक से ज़्यादा, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 1 हमारी और आपकी स्क्रीन पर है। बराए मेहरबानी आप सब जानते हैं कि कमेंट बॉक्स में जवाब दिया जाता है, तो आप लोग जो है जल्दी जल्दी जवाब देते जाइए। साथियों, हिंदुस्तान जो है जोग्राफियाई इलाके में काफ़ी वसीओ अरीज़ है। हिंदुस्तान में छोटी बड़ी तकरीबन यहाँ पर 600 ज़बानें बोली जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर हर मज़ाहिब के लोग रहते हैं, है ना, हर धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर को मानने वाले लोग रहते हैं। इस वजह से मुल्क में, हिंदुस्तान में बहुत सारी ज़बानें और बोलियाँ वजूद में आई हैं। और तकरीबन एनसीईआरटी कहता है कि 600 ज़बानें बोली जाती हैं। दूसरा सवाल है कि हिंदुस्तान को ज़बानों का खाली जगह कहा जाता है? मजमुआ, घर, मुल्क, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। दूसरा सवाल हमारी और आपकी स्क्रीन पर। शुक्रिया जनाब। हिंदुस्तान को ज़बानों का क्या कहा जाता है? तो हिंदुस्तान को ज़बानों का घर कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारी ज़बानें बोली जाती है, इस वजह से हिंदुस्तान को ज़बानों का घर कहा जाता है। 2 नंबर ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल है कि दुनिया की ज़बानों का सबसे बड़ा ख़ानदान कौन सा? बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट सवाल। क्यों इम्पोर्टेंट और अहम सवाल है? क्योंकि ये सवाल अक्सर व बेशतर पूछा जाता है। ये सवाल अक्सर व बेशतर पूछा जाता है कि दुनिया की ज़बानों का सबसे बड़ा ख़ानदान कौन सा है? हिंद आरियाई, जदीद हिंद आरियाई, हिंद यूरोपी, एक से ज़्यादा, इनमें से कोई नहीं। 3 नंबर सवाल है, तो दुनिया की ज़बानों का सबसे बड़ा ख़ानदान जो है वो है हिंद यूरोपी। इसी की एक मशरिक़ी शाख है। इसी की एक मशरिक़ी शाख है, मशरिक़ी शाख है, वो हिंद आरियाई कहलाती है। क्या कहलाती है? हिंद आरियाई कहलाती है। और हिंद आरियाई की जदीद, और यूँ कहें कि हिंद आरियाई की तरक्की करते हुए जो शक्ल है वो जदीद हिंद आरियाई। और जदीद हिंद आरियाई से ही
उर्दू ज़बान निकली। देखिए कहाँ से कहाँ बात गई। हिंद यूरोपी जो आप देख रहे हैं, ये दुनिया की ज़बानों का सबसे बड़ा ख़ानदान है, सबसे बड़ा ख़ानदान है दुनिया की ज़बानों का। और इसी की एक मशरिकी शाख हिंद आर्याई कहलाती है। मादरत। और हिंद आर्याई की जो तरक्की करते हुए शक्ल है वो जदीद हिंद आर्याई कहलाती है। ठीक है। और इन्हीं से, जदीद हिंद आर्याई से ही उर्दू ज़बान हमारी निकली है, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं। वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा जो साथी अभी तक जुड़े नहीं हैं, ताकि वो भी जुड़ जाए। सवाल नंबर 4 देखिएगा। सवाल नंबर 4 है, हिंद आर्याई की इब्तदाई शक्ल को खाली जगह कहा जाता है। वैदिक संस्कृत, क्लासिकी संस्कृत, प्राकृत, एक से ज़्यादा, इनमें से कोई नहीं। हिंद आर्याई की इब्तदाई शक्ल को खाली जगह कहा जाता है, तो वैदिक संस्कृत कहा जाता है हिंद आर्याई की इब्तदाई शक्ल को। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है 5 नंबर, और पूछा जा रहा है कि कदीम हिंद आर्याई का ज़माना कब से कब तक है। 500 कबल मसीह से 600, 600 से 1000, 1500 से 500, एक से ज़्यादा, इनमें से कोई नहीं। कदीम हिंद आर्याई का ज़माना कब से कब तक है। तो साथियों एनसीईआरटी के मुताबिक कदीम हिंद आर्याई का जो ज़माना है वो 1500 कबल मसीह से 500 तक का ज़माना शुमार किया जाता है। और दोस्तों इसे वैदिक संस्कृत, क्या दोस्तों अभी ऊपर पढ़ा था ना, वैदिक संस्कृत, यानी दोस्तों हिंद आर्याई की इब्तदाई शक्ल कहलाता है कदीम हिंद आर्याई। दूसरा सवाल है कि वस्त हिंद आर्याई का ज़माना कब से कब तक है। 500 कबल मसीह से 600, 600 से 1000 ईस्वी, 1500 कबल मसीह से 500 तक का ज़माना, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों 6 नंबर सवाल का सही जवाब है कि वस्त हिंद आर्याई का ज़माना 500 कबल मसीह से 600 तक का ज़माना शुमार किया जाता है। और ये जो है पराकिर्तों का ज़माना है। किसका? पराकिर्तों का ज़माना, पराकिर्तों का ज़माना। अगला सवाल 7 नंबर हुआ है, चाहता है कि जदीद हिंद आर्याई का ज़माना कब से कब तक है। 500 कबल मसीह से 600, 600 से 1000, 1500 कबल मसीह से 500, एक से ज़्यादा, इनमें से कोई नहीं। टीआरई 4 की सुखबुगाहट तेज़ हो गई है, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, इंशाल्लाह कामयाबी आपका कदम चूमेगी। आवाज़ आ रही है ना? आवाज़ वगैरह क्लियर है? कब से कब तक है। 500 कबल मसीह से 600, 600 से 1000, 1500 कबल मसीह से 500, एक से ज़्यादा, इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को तेज़ हो गई, आप लोग अच्छे से तैयारी। वालेकुम अस्सलाम, बाद में आने वाले तमाम साथियों को। तो दोस्तों जदीद हिंद आर्याई का जो ज़माना है वो 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का ज़माना है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जदीद हिंद आर्याई को अपभ्रंशों का ज़माना कहा जाता है। किसका? अपभ्रंशों का ज़माना कहा जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा। जदीद हिंद आर्याई, अपभ्रंशों का ज़माना, वस्त हिंद आर्याई, प्राकृतों का ज़माना, और साथियों कदीम हिंद आर्याई वैदिक संस्कृत। ठीक है, तो ये अब याद रखेंगे। अगला सवाल 8 नंबर है, दर्ज झेल में किसको वैदिक और क्लासिक संस्कृत के नामों से जाना जाता है। जदीद हिंद आर्याई, वस्त हिंद आर्याई, कदीम हिंद आर्याई, हस्ब बाला में एक से ज़्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। सवाल नंबर 8 आप सबकी स्क्रीन पर है कि दर्ज झेल में किसको वैदिक और क्लासिक संस्कृत के नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों कदीम हिंद आर्याई को वैदिक और क्लासिक संस्कृत के नामों से जाना जाता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था। 9 नंबर सवाल है, खड़ी बोली किन ज़बानों का सरचश्मा है। उर्दू, हिंदी, अरबी, एक से ज़्यादा, इनमें से कोई नहीं। खड़ी बोली उर्दू और हिंदी दोनों ज़बानों का सरचश्मा है, इसलिए हस्ब बाला में एक से ज़ायद आपका राइट आंसर हो जाएगा। खड़ी बोली उर्दू और हिंदी दोनों ज़बानों का सरचश्मा है, इसीलिए डी ऑप्शन राइट होगा। 10वां सवाल, उर्दू ज़बान के रस्मुल ख़त किस ज़बान से माखूज़ हैं। अरबी, फ़ारसी, रोमन, एक से ज़्यादा, इनमें से कोई नहीं। टीआरई 4 की तैयारी करने वाले जितने भी साथी हैं सारे लोग इस वक्त गफलत की चादर तान कर सोए हुए हैं ना। तैयारी आप लोग जमकर कीजिए, क्योंकि टीआरई 4 कभी भी
आ सकता है, एग्ज़ाम हर हाल में उसका होना है इंशाल्लाह। अगर आप सोए हुए हैं तो गफलत की चादर को उतार कर फेंकिए और तैयारी में मसरूफ़ और मशगूल हो जाइए। उर्दू ज़बान के रस्मुल ख़त किस ज़बान से माखूज़ हैं? तो अरबी और फ़ारसी दोनों से। इसी वजह से हस्ब बाला में एक से ज़ायद राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पंजाबी, कश्मीरी, सिंधी, पश्तू और सराइकी ज़बानों का रस्मुल ख़त किस ज़बान से मिलता है? उर्दू, फ़ारसी, अरबी, एक से ज़्यादा, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। 11 नंबर सवाल। तो दोस्तों उर्दू से। किससे मिलता है? उर्दू से। पंजाबी और कश्मीरी हिंदुस्तान में, जबकि सिंधी, पश्तू और सराइकी ज़बान पाकिस्तान में बोली जाती है। तो 11 नंबर का ए ऑप्शन राइट होगा। अगला सवाल आपका 12 नंबर है। बेशतर माहिरीन लिसानियात का मानना है कि उर्दू खाली जगह से निकली है। ब्रिज भाषा से, पंजाबी से, खड़ी बोली से, एक से ज़्यादा से, इनमें से किसी से नहीं। तो बेशतर माहिरीन लिसानियात का मानना है कि उर्दू खड़ी बोली से निकली है। उर्दू किससे निकली है? खड़ी बोली से निकली है। लेकिन एनसीईआरटी कहता है कि आम ख्याल है कि उर्दू जो है ब्रिज भाषा से निकली है। आम ख्याल क्या है? कि उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है। लेकिन माहिरीन लिसानियात का मानना है कि उर्दू खड़ी बोली से निकली है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल 13 नंबर। उर्दू को किन किन नामों से जाना गया? हिंदवी, ज़बान देहलवी, रेख्ता, एक से ज़्यादा, इनमें से कोई नहीं। उर्दू ज़बान को हिंदवी के अलावा हिंदी हिंदवी के अलावा हिंदी, उर्दू मुअल्ला, रेख्ता तो है ही, इन नामों से जाना जाता है। तो हस्ब बाला में एक से ज़्यादा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर है कि दर्ज झेल में उर्दू हिंदुस्तान के किस सूबे की पहली सरकारी ज़बान है? हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, दिल्ली, एक से ज़्यादा, इनमें से कोई नहीं। दर्ज झेल में उर्दू हिंदुस्तान के किस सूबे की पहली सरकारी ज़बान है? तो दोस्तों कश्मीर की उर्दू जो है पहली सरकारी ज़बान है। उर्दू कश्मीर की पहली सरकारी ज़बान है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल है कि दर्ज झेल में उर्दू किस सूबे की दूसरी सरकारी ज़बान है? बिहार, यूपी, बंगाल, एक से ज़्यादा, इनमें से कोई नहीं। इसके अलावा साथियों हिमाचल और बंगाल का नाम तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, क्या? आंध्र प्रदेश, इन लोगों की ये दूसरी सरकारी ज़बान है। बिहार, यूपी, बंगाल, हिमाचल और आंध्रा, उर्दू इन तमाम स्टेट्स, इन तमाम जो सूबे हैं इसकी दूसरी सरकारी ज़बान, जबकि कश्मीर की पहली सरकारी ज़बान है। अगला सवाल 16 नंबर है। हिंदुस्तान में हिंद आरियाई इर्तिक़ा को कितने अदवार में तकसीम किया जाता है? 2, 3, 4, एक से ज़्यादा, इनमें से कोई नहीं। 16 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हिंद आरियाई इर्तिक़ा को कितने अदवार में तकसीम किया जाता है? 3 अदवार में। कितने अदवार में? 3 अदवार में तकसीम किया जाता है। पहला है कदीम हिंद आरियाई, दूसरा है दोस्तों वस्ती हिंद आरियाई, और तीसरा है जदीद हिंद आरियाई। इन तीनों अदवार में इसको तकसीम किया जाता है। अगला सवाल है, ज़बान की सौती, सरफ़ी और नहवी खसूसियात की बिना पर माहिरीन लिसानियात ने कितने ख़ानदानों में तकसीम किया है? 6, 7, 8, एक से ज़्यादा, इनमें से कोई नहीं। तो ये सवाल भी अक्सर व बेशतर पूछा जाता है कि माहिरीन लिसानियात ने ज़बान की सौती, सरफ़ी और नहवी खसूसियात की बिना पर इसको कितने ख़ानदानों में तकसीम किया है? पहला है सामी, हिंद चीनी, दरावड़ी, मुंडा, 4 हो गए। 5 अफ्रीका की बातों, मलायाई, कितने हुए? 2, 4, 2, 6 हुए। 7 यहाँ पे लिखता हूँ। हिंद यूरोपी,
हिंद यूरोपी, और एक छूट गया था अमरीकी, 8वां अमरीकी। तो हो गया सामी, हिंद चीनी, द्रावड़ी, मुंडा, अफ्रीका की बातू, मलायाई, अमरीकी, हिंद यूरोपी। तो टोटल 8 ख़ानदानों में तकसीम किया जाता है और आप लोगों ने भी सी ऑप्शन दिया है, बहुत अच्छा है, बहुत उम्दा। अगला सवाल है 18 नंबर, वैदिक अहद में हिंदुओं की कौन सी मजहबी किताब लिखी गई? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो तीनों की तीनों लिखी गई है, इस वजह से 18 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 19 नंबर सवाल है कि महाभारत किस अहद में लिखी गई? वैदिक अहद, क्लासिकी अहद, अहद पानी, एक से ज़्यादा, इनमें से कोई नहीं। 19 नंबर सवाल आप सबकी स्क्रीन पर है, महाभारत वैदिक अहद में लिखी गई है, 19 नंबर का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 20 नंबर आपकी स्क्रीन पर हुआ चाहता है, कदीम हिंद आर्याई को ज्ञानचंद जैन ने कितने हिस्सों में तकसीम किया? 2, 3, 4, एक से ज़्यादा, इनमें से कोई नहीं। तो कदीम हिंद आर्याई को ज्ञानचंद जैन ने जो तकसीम किया है उसका नाम है क्लासिकल संस्कृत, क्लासिकल संस्कृत और वैदिक संस्कृत, क्लासिकल संस्कृत, वैदिक संस्कृत, बस इसी 2 हिस्सों में इन्होंने तकसीम किया है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल 21 नंबर है, कदीम हिंद आर्याई को डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा ने कितने हिस्सों में तकसीम किया? 3, 4, 5, एक से ज़्यादा, इनमें से कोई नहीं। कदीम हिंद आर्याई को डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा ने 5 हिस्सों में तकसीम किया। कितने हिस्सों में तकसीम किया है? 5 हिस्सों में तकसीम किया है। पहला है वेद की मंजिल, दूसरा है अहद पानी की मंजिल, तीसरा है दोस्तों रज़मिया मंजिल, चौथे नंबर पे है दीनवी मंजिल, 5वें नंबर पे है टेक्साली मंजिल। और ये किसने तकसीम किया है? तो सुदेश्वर वर्मा ने। किसने? सुदेश्वर वर्मा ने। बाईस नंबर सवाल है, रज़मिया मंजिल में कितने वेद लिखे गए? 3, 4, 5, एक से ज़्यादा, इनमें से कोई नहीं। 22 नंबर सवाल, तो दोस्तों रज़मिया मंजिल में 4 वेद लिखे गए हैं। एक का नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल 23 नंबर है, वस्त हिंद आर्याई को माहिरीन लिसानियात ने इर्तिकाई लिहाज से कितने अदवार में तकसीम किया? 3, 4, 5, एक से ज़्यादा, इनमें से कोई नहीं। वस्ती हिंद आर्याई को माहिरीन लिसानियात ने इर्तिकाई लिहाज से कितने अदवार में तकसीम किया है? तो वस्ती हिंद आर्याई को भी माहिरीन लिसानियात ने 3 अदवार में तकसीम किया है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि प्राकृत के माना है फितरी ज़बान, बिगड़ी ज़बान, कुदरती ज़बान, एक से ज़्यादा, इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर दे रहे हैं, जल्दी दीजिए अपना अपना आंसर। बहुत कम लोग ज्वाइन हैं, जो कि बड़ी अफसोस की बात है। TRE 4 की सुबुगाहट तेज़ हो गई है, बहुत सारे लोग जो है लापरवाही और गफलत में हैं। वो सोच रहे हैं कि मेरा तो निकल ही जाएगा, लेकिन मेरे दोस्तों ऐसी बात नहीं है। बगैर तैयारी के निकालना बड़ा मुश्किल होगा, इसीलिए रिवीज़न कीजिए, क्योंकि आप लोग जो आंसर दे रहे हैं उससे अंदाज़ा हो रहा है कि आप लोग जो है क्या हुआ, आपकी जो तैयारी है वो धुंधुला गई है। आपकी तैयारी क्या है? धुंधुला गई है, उस पर परत जम गई है, उसको साफ़ करने की ज़रूरत है। चलिए एक बार वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा आप लोग। आवाज़ वगैरह तो क्लियर है ना? तो दोस्तों प्राकृत के माने फितरी ज़बान, फितरी ज़बान को ही कुदरती ज़बान कहा जाता है। इस वजह से 24 नंबर का डी ऑप्शन 24 नंबर का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 25 नंबर सवाल है, पाली किस मज़हब की ज़बान है? हिंदू, मुस्लिम, बुद्ध, एक से ज़्यादा, इनमें से कोई नहीं। पाली किस मज़हब की ज़बान है? तो पाली जो है ये बुद्ध मज़हब की ज़बान है। पाली ज़बान में बुद्ध मत की मजहबी किताबें मिलती हैं। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आवाज़ कम हो जा रही है नहीं? 26 नंबर सवाल है कि मगधी ज़बान का मरकज़ कौन सा इलाका है? मशरक़ी उत्तर प्रदेश, जनूबी बिहार, मथुरा का इलाका, एक से ज़्यादा, इनमें से कोई नहीं। मगधी ज़बान का मरकज़ कौन सा इलाका है?
सवाल नंबर 26 हमारी और आपकी स्क्रीन पर है। तो जुनूबी बिहार जुनूबी बिहार जो है ये मगधी ज़बान का मरकज़ है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 27 नंबर सवाल है, पशाजी किस इलाके में बोली जाती थी? कश्मीर, पंजाब, महाराष्ट्र, एक से ज़्यादा इनमें से कोई नहीं। तो साथियों पशाजी जो है ये कश्मीर और पंजाब दोनों इलाके में बोली जाती है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। 28 नंबर सवाल है कि उस ज़माने में पढ़े लिखे लोग अनपढ़ लोगों की ज़बानों को क्या कहते थे? अपभ्रंश, बिगड़ी ज़बान, पराकृत, एक से ज़्यादा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पढ़े लिखे लोग जो थे वो अनपढ़ लोगों की ज़बानों को अपभ्रंश कहते थे। अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ी ज़बान। तो इस वजह से डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अपभ्रंश कहते थे, अपभ्रंश का मतलब ही बिगड़ी ज़बान, इस वजह से डी ऑप्शन राइट होगा। 29वां सवाल है, खड़ी बोली राजस्थानी, गुजराती, मशरक़ी पंजाबी दर्ज झेल में किससे निकली? शोर सैनी अपभ्रंश, मगधी अपभ्रंश, अर्ध मगधी अपभ्रंश, एक से ज़्यादा इनमें से कोई नहीं। 29 नंबर सवाल आप सबकी स्क्रीन पर। सही जवाब खड़ी बोली राजस्थानी, गुजराती, मशरक़ी पंजाबी दर्ज झेल में किससे निकली है? तो साथियों आपको बता देता हूं कि शोर सैनी अपभ्रंश से। किससे निकली है? शोर सैनी अपभ्रंश से निकली है। जबकि मगधी अपभ्रंश से क्या क्या निकली है? तो मगधी अपभ्रंश से बंगाली, आसामी, उड़िया, बंगाली, आसामी, उड़िया ये तीनों ज़बानें निकली हैं। बंगाली, आसामी, उड़िया ये तीनों ज़बानें निकली हैं। और साथियों अर्ध मगधी से कौन कौन सी ज़बान निकली है? तो अवधी, भोजपुरी और छत्तीसगढ़ी ये सब ज़बानें निकली हैं। तो यहाँ पर आपको पूछा जाए खड़ी बोली राजस्थानी, गुजराती, शूरसैनी, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मगधी अपभ्रंश से बंगाली, आसामी, उड़िया, अर्ध मगधी से अवधी, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी। अगला सवाल 30 नंबर है कि उर्दू की असल है। उर्दू की असल मगधी अपभ्रंश है, शोरसैनी अपभ्रंश है, अर्ध मगधी अपभ्रंश है, एक से ज़्यादा इनमें से कोई नहीं। तो उर्दू की जो असल है वो शोरसैनी अपभ्रंश है। उर्दू की असल शोरसैनी अपभ्रंश है, क्योंकि साथियों शोरसैनी अपभ्रंश जो है ये खड़ी बोली से निकली है। किससे साथियों? क्योंकि इसी से खड़ी बोली निकली है। सॉरी, उर्दू की असल शोरसैनी अपभ्रंश इसलिए है क्योंकि शोरसैनी अपभ्रंश से ही खड़ी बोली निकली है। और बेशतर माहिरीन लिसानियात का मानना है कि उर्दू खड़ी बोली से निकली है। तो उर्दू का जो ताल्लुक़ है वो कहाँ से हो जाएगा? शोरसैनी अपभ्रंश से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। उर्दू ज़बान का बाकायदा आगाज़ किस इलाके से हुआ? दिल्ली, मगरबी उत्तर प्रदेश, जनूबी बिहार, एक से ज़्यादा इनमें से कोई नहीं। उर्दू ज़बान का बाकायदा आगाज़ जो है दिल्ली और नवाहे दिल्ली से होता है। तो नवाहे दिल्ली में मगरबी उत्तर प्रदेश आता है, इस वजह से ए और बी आपका राइट हो जाएगा। उर्दू ज़बान का बाकायदा आगाज़ दिल्ली और गिरदो नवाह यानी दिल्ली और नवाहे दिल्ली। तो यहाँ पर ए और बी प्लस डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 32 नंबर सवाल है, मसूद हुसैन खां उर्दू की तश्कील में खड़ी बोली के साथ किसका हाथ बताते हैं? पंजाबी का, मराठी का, हरियाणवी का, एक से ज़्यादा का, इनमें से किसी का नहीं। 32 नंबर। तो मसूद हुसैन खां उर्दू की तश्कील में खड़ी बोली के साथ हरियाणवी को या हरियाणवी का हाथ बताते हैं। 32 नंबर का सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, उर्दू और खड़ी बोली के दरमियान खाली जगह रिश्ता है? माँ बेटी का, भाई बहन का, सास बहू का, एक से ज़्यादा का, इनमें से किसी का नहीं। उर्दू और खड़ी बोली के दरमियान माँ बेटी का रिश्ता है। उर्दू और खड़ी बोली के दरमियान माँ बेटी का रिश्ता है, लेकिन साथियों उर्दू और हिंदी के दरमियान माँ जाई बहनों का। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 34 नंबर, मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मुताबिक उर्दू किस ज़बान से निकली है? खड़ी बोली, ब्रिजभाषा, हरियाणवी, एक से ज़्यादा, इनमें से कोई नहीं। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मुताबिक उर्दू किस ज़बान से निकली है? खड़ी बोली, ब्रिजभाषा, हरियाणवी। 34 नंबर सवाल आप सबकी स्क्रीन पर है साथियों, और आप लोगों ने बी ऑप्शन दिया है, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं कि मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का मानना है कि उर्दू ब्रिजभाषा से निकली है। अगला सवाल है, सरज़मीन दिल्ली और गिरदो नवाह को
उर्दू की जाए पैदाइश बताने वाले माहिरीन लिसानियात की निशानदेही कीजिए। सैयद सुलेमान नदवी, नसीरुद्दीन हाशमी, अख्तर औरैनवी, एक से ज़्यादा, इनमें से कोई नहीं। मौलाना सैयद सुलेमान नदवी कहते हैं कि इसका हेवला जो है वादी सिंध में तैयार हुआ है। नसीरुद्दीन हाशमी कहते हैं कि उर्दू जो है दक्कन से निकली है। अख्तर औरैनवी का मानना है कि उर्दू बिहार से निकली है। तो भाई सरज़मीन दिल्ली और गिरदो नवाह को उर्दू की जाए पैदाइश बताने वाले माहिरीन लिसानियात जिनके बारे में ऊपर आप पढ़ चुके हैं, उनका नाम था मसूद हुसैन खां। उनका नाम यहाँ पर नहीं है, इसलिए हस्ब बाला में से कोई नहीं इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल का जो है हस्ब बाला में से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। मादरा चाहता हूँ। चलिए कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो यहाँ पर आपने देख लिया हस्ब बाला में से कोई नहीं इस सवाल का राइट आंसर है। 36 नंबर है कि उर्दू का जन्मभूमि उड़ीसा है, किस माहिरीन लिसानियात का नज़रिया है? नसीरुद्दीन हाशमी, सैयद सुलेमान नदवी, सुहेल बुखारी, एक से ज़्यादा, इनमें से कोई नहीं। उर्दू का जन्मभूमि उड़ीसा है, ये मानना है सुहेल बुखारी का। तो 36 नंबर का सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुहेल बुखारी कहते हैं कि उर्दू जो है वो उड़ीसा से निकली है, उड़ीसा से पैदा हुई है। अगला सवाल 37 नंबर है कि उर्दू की इब्तिदा दक्कन से हुई, किसका कौल है? नसीरुद्दीन हाशमी, कुली कुतुब शाह, आली आदिल शाह सानी, एक से ज़्यादा, इनमें से कोई नहीं। उर्दू की इब्तिदा दक्कन से हुई है। नसीरुद्दीन हाशमी ये बात अपनी किताब दक्कन में उर्दू में इस बात का तज़किरा करते हैं। 37 नंबर सवाल का ए ऑप्शन राइट होगा। 38 नंबर सवाल है, इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी ज़बान यानी उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है और ब्रिज भाषा ख़ास हिंदुस्तानी ज़बान है। ये इक़्तिबास किस किताब से माखूज़ है? आसारुस्सनादीद, आब हयात, मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू। आसारुस्सनादीद जो किताब है ये सर सैयद अहमद खां की है। आब हयात जो है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है। मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान मसूद हुसैन खां की है। तो दोस्तों ये बात हर शख्स जानता है, इतनी बात कि हमारी ज़बान यानी उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है। ये बात मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद अपनी किताब आब हयात में कहते हैं। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में ऊपर आपने पढ़ा था कि उनका मानना है कि उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है। अगला सवाल 39 नंबर है, उर्दू की तमाम ज़मीरें किन ज़बान से माखूज़ हैं? अरबी और फ़ारसी, तुर्की और फ़ारसी, संस्कृत और प्राकृत, एक से ज़्यादा, इनमें से कोई नहीं। ये सवाल कई बार पूछा गया है। इस सवाल का आप लोग जवाब दीजिए कि उर्दू ज़बान की तमाम ज़मीरें किन ज़बान से माखूज़ है? ये सवाल जो है साथियों थोड़ा सा वीवीआईपी कैटेगरी में आएगा, क्योंकि ये सवाल कई बार कई एग्ज़ामों में पूछा गया है। तो उर्दू ज़बान की जो ज़मीरें हैं वो संस्कृत और प्राकृत से माखूज़ हैं, जबकि आप लोग इसका ए ऑप्शन दे रहे हैं, गलत जवाब है। उर्दू की दागबेल पंजाब में पड़ी, किनका कौल है? सैयद सुलेमान नदवी, महमूद शीरानी, सर सैयद अहमद खां, एक से ज़्यादा, इनमें से कोई नहीं। तो महमूद शीरानी साहब जो है ये कहते हैं कि उर्दू जो है इसकी दागबेल पंजाब में पड़ी। ये कौन कहते हैं? प्रोफेसर महमूद शीरानी। उर्दू मगधी से निकली है, किनका मानना है? अख्तर औरैनवी, वहाब अशरफी, इमदाद इमाम असर, एक से ज़्यादा, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों हमने जैसा कि आपको बताया था कि उर्दू मगधी से निकली है, ये मानना है अख्तर औरैनवी का। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल 42 नंबर है, दर्ज झेल में कौन उर्दू पर हरियाणवी के असरात के कायल है? इमदाद इमाम असर, कलीमुद्दीन अहमद, मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर, एक से ज़्यादा, इनमें से कोई नहीं। 42 नंबर सवाल, तो मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर जो है दोस्तों उर्दू पर हरियाणवी के असरात के कायल हैं। अगला सवाल है, किसने उर्दू को हरियाणा का मस्कन करार दिया और कहा कि उर्दू पाली से निकली है? कलीमुद्दीन अहमद, शौकत सब्ज़वारी, मीर अमन, एक से ज़्यादा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उर्दू को हरियाणा का मस्कन करार देकर उर्दू पाली से निकली है, ये कहना शौकत सब्ज़वारी का है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इन सब सवालों को हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, इनको प्रैक्टिस कीजिएगा। किसने उर्दू को अरबी, फ़ारसी, तुर्की और ब्रिज भाषा पर मुश्तमिल करार दिया? सुहेल बुखारी, इमदाद इमाम असर, इंशाउल्लाह खां, इंशा।
इंशाअल्लाह खां इंशा ने उर्दू को अरबी, फ़ारसी, तुर्की और ब्रिज भाषा पर मुश्तमिल करार दिया। इस वजह से 44 नंबर का सी ऑप्शन राइट होगा। 45 नंबर सवाल है, महमूद शीरानी ने अपनी किस किताब में यह ख्याल जाहिर किया है कि उर्दू की दाग बेल पंजाब में पड़ी? पंजाब में उर्दू, इसी किताब में प्रोफेसर महमूद शीरानी ने इस बात का इजहार किया है या अपना ये ख्याल जाहिर किया है कि उर्दू की दाग बेल पंजाब में पड़ी। तो यहाँ पर 45 नंबर का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर सवाल है, लहिंदा किस इलाके की ज़बान है? यूपी, पंजाब, दिल्ली, एक से ज़्यादा, इनमें से कोई नहीं। लहिंदा किस इलाके की ज़बान है? लहिंदा किस इलाके की ज़बान है? जितने साथी जो है AR डिजिटल के एप्लीकेशन पर क्लास लिए हैं, आप लोगों के लिए स्पेशल क्लास जो है एप्लीकेशन पर मतलब हो रहा है, कल भी हुआ था। अगर आप नहीं देख रहे, नहीं चेक कर रहे, तो एप्लीकेशन पर ज़रूर इंक्वायरी कीजिए, चेक कीजिए, वहाँ पर आपको मैसेज भी मिल रहा होगा। नगमा सुल्ताना, वालेकुम अस्सलाम। बहुत लोग अब आ रहे हैं। लहिंदा किस इलाके की ज़बान है? 46 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है। तो लहिंदा पंजाब के इलाके की ज़बान है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मराठी को किसकी ज़बान कहा जाता है? शायरी की, मौसीकी की, अदब की, एक से ज़्यादा, इनमें से कोई नहीं। मराठी जो ज़बान देख रहे हैं, इसको शायरी और मौसीकी दोनों की ज़बान कहा जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर सवाल है, बिहार की कौन बोलियां हैं? निशानदेही कीजिए। मैथिली, मगही, भोजपुरी, एक से ज़्यादा, इनमें से कोई नहीं। 48 नंबर सवाल, बिहार की कौन बोलियां हैं? निशानदेही करना है। बिहार की बोलियां, देखिए बिहार की बोलियां जो है वो आपको मैथिली भी हैं, मगही भी हैं, भोजपुरी भी हैं। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ब्रिज भाषा का मरकज़ कौन सा इलाका है? पंजाब, दिल्ली, मथुरा, एक से ज़्यादा, इनमें से कोई नहीं। 49 नंबर सवाल, ब्रिज भाषा का जो मरकज़ है वो है मथुरा। क्या है? मथुरा। सी ऑप्शन राइट होगा। कुछ लोग डी दे रहे हैं, 49 का गलत आंसर। आज के क्लास का हमारा आखिरी सवाल, सैयद सुलेमान नदवी ने ये बात किस किताब में लिखी है कि मुसलमान सबसे पहले सिंध में पहुँचे? इसीलिए करीने क़यास यही है कि जिसको हम आज उर्दू कहते हैं उसका हेवला इसी वादी सिंध में तैयार हुआ होगा। उर्दू की तारीख़, नक़ूश सुलेमानी, ज़बानों अदब की तारीख़। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर एक वर्ड है थोड़ा मुश्किल है। क्या है कि मुसलमान सबसे पहले सिंध में पहुँचे, इसीलिए करीने क़यास यही है, यानी सबसे ज़्यादा करीब जो अनुमान है, अंदाज़ा है, क़यास है, वो यही है कि जिसको हम आज उर्दू कहते हैं उसका हेवला। हेवला क्या होता है? कुछ साथी एक बार लिख रहे थे कमेंट में, तो हेवला का मतलब होता है खाका। हेवला का मतलब खाका, नक्शा, है ना, किसी चीज़ की असल, है ना, या फिर ढांचा, ये सब हेवला का मतलब होता है। तो इसका हेवला, उसका खाका, उसका नक्शा, उसकी असल इसी वादी सिंध में तैयार हुआ होगा। ये बात जो है मौलाना सैयद सुलेमान नदवी नक़ूश सुलेमानी में कहते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के 50 सवाल। कैसे लगे आप सबको आज के सवाल? अपनी राय और अपने तअस्सुरात का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। हमारा अगर क्लास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और 9 बजे रात में ज़रूर जुड़िएगा अगर आप AR डिजिटल की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने एप्लीकेशन पर क्लास लिया है तो। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका AR डिजिटल पर आने के लिए। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे किसी और क्लास, किसी और वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, लेकिन तैयारी ज़रूर जारी रखिएगा। इंशाल्लाह कामयाबी आप सबका कदम चूमेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।